आप कक्षा 9 विषय हिंदी गद्यखंड पाठ 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। लेख का है चपला देवी। चपला देवी के बारे में इतिहासकारों को कुछ ज्ञात नहीं है, फिर भी इनको माना जाता है कि ये द्विवेदी की लेखिका हैं, जिनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही। कई बार अनेक इतिहासकार, अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह गए। चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। तो इन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, उन लोगों के बारे में अपने इस गद्य खंड को लिखा है। जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात, अर्थात हमें संसार में सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ियों को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंथ के बलिदान अंक से लिया, अर्थात जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, प्राचीन लोगों ने कैसे बलिदान किए उसके बारे में सजग करने के लिए इस रचना को किया। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत कराने का प्रयास किया। अर्थात उन्होंने जैसी अपनी वर्तनी में लिखी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया जो उसके लेखनकार किया गया। यह बात सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता सन 1857 में सबसे पहले हमारी यहाँ क्रांति हुई, क्योंकि जो हमारे भारतीय सैनिक शामिल थे सेना में, उनसे कहा गया कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी, गाय को हिंदू लोग मानते हैं और सुअर को मुसलमान लोग। जब ऐसा मालूम हुआ तो उनमें विद्रोह फैल गया। उन्होंने कहा हम उस कारतूस को नहीं चलाएंगे। और उसी समय कानपुर में धूरू पंत, जिनका नाम नाना साहब थे, उन्होंने भी क्रांति किया, लेकिन संपूर्ण देश में एक दिन क्रांति न होने के कारण उनका क्रांति असफल हो गई और वो कानपुर छोड़कर भागने लगे। वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। अर्थात जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज सेना ने आक्रमण कर दिया है तो वो तो महल को छोड़कर भाग गए, लेकिन जल्दबाजी में अपनी पुत्री मैना को वहीं छोड़ गए। वो कहीं खेलने गई होगी, इसलिए उनको जल्दी धुआं नहीं, प्राण बचाने के लिए वो वहां से भाग। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी। जो उनकी पुत्री मैना थी वो बिठूर में जो उनका महल बना हुआ था उसमें रहती थी। पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से उस निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। लेकिन जब बाद में उन अंग्रेजों ने उस छोटी सी बालिका को वहां पाया तो उन दोस्तों ने उस बालिका पर भी दया नहीं की, बल्कि उसे जलती हुई अग्नि को में छोड़ दिया। उसी का रोमांचकारी वर्णन जो दृश्य था, उसको देखकर कोई भी पाषाण हृदय भी द्रवित हो सकता था, अर्थात उसका हृदय भी पिघल जाता है इस घटना को देखकर कि बच्ची छोटी थी और उसे जलती हुई अग्नि में जला। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। पहले उन्होंने कानपुर में जो क्रांति दल के नेता थे उनको दबाया, वहां सैकड़ों को मारा। जब वहां से जीत हासिल हो गई तो वहां से आगे बिठूर की ओर चले। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट किया, क्योंकि नाना साहब और उनके खास सैनिक भाग चुके थे। नाना साहब को जिस घर में रहते उस महल को लूट लिया गया। चारों तरफ जो पैसा सामग्री सब मिली, उन्होंने सब अपने हाथ में। उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। जब उन्होंने वहां की सब चीजें लूट ली, इसके पश्चात उन्होंने कहा कि इस महल को भी उड़ा दिया जाए, क्योंकि महल खड़ा रहेगा तो क्रांतिकारियों की निशानी रहेगी।
तो जब वहाँ तोपें लगाई गई, उसी समय महल के बरामदे में से एक अत्यंत सुंदरी बालिका खड़ी। जब वो तोपें लगा तो उस महल को उड़ाने वाले ही थे, अचानक देखा कि उस महल से निकलकर एक छोटी सी बालिका वहां आई और खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति आश्चर्य हुआ। अंग्रेज सेनापति ने देखा कि मैं महल का एक कोना दिखाया, कहाँ कौन सा धन छिपा हुआ है, तो मैंने सब कुछ लूटा, लेकिन तब ये हमने कन्या वहां नहीं दिखाई। हाँ, तो यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना। उसने देखा बालिका ने कि तोपे लगाकर ये मेरे इस महल को उड़ाना चाहते हैं। तो उस बालिका ने मना किया कि आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि महल मेरा है और मैं इसी में पली बड़ी हूँ। तो उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पवयस्क चेहरा देखकर सेनापति को भी पड़ गया। जो सेनापति था, महल को उड़ाने जा रहा था, उसने देखा कि छोटी सी कन्या है और अपने छोटे से मुखड़े से कह रही, मना कर रही कि इसको मत करो। तो सेनापति को भी उस पर दया आई, क्योंकि बालिका छोटी थी। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। जब वो बच्ची सामने आ गई तो सेनापति ने उससे पूछा कि आप क्या कहना चाहती हैं। तो उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोली बरसाने से मना कि आप उस पर गोली मत बरसाएं। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करें। यानी लड़की पढ़ी लिखी थी, उसने अंग्रेजी भाषा में ही उसको उत्तर दिया कि क्या आप कृपा करके आप इस महल की रक्षा करेंगे। सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य, अर्थात किस कारण तुम इस महल को बचाना चाहती, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। बालिका, आप ही बताइए कि हम मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य। तो बालिका ने प्रत्युत्तर किया कि आप बताओ कि इस महल को गिराने से आपको क्या लाभ। अर्थात महल निर्जीव है, इसने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। सेनापति ने कहा, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का है, सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी। बोले तो प्रमुख क्रांतिकारी नाना साहब हैं, ये महल उनका है और अंग्रेज अधिकारियों ने आज्ञा दी है कि वो ना मिले तो इनके महल को विध्वंस कर दिया जाए। इस कारण मैं इस महल को गिरा रहा हूँ। बोले मेरा कोई कारण नहीं। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दो, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया। अर्थात क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जो अस्त्र उठाए हैं, उन्हें तहस नहस किया, उनको मारा है। तो वो तो मारने के अधिकारी, आप उनको मारिए, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। लेकिन ये जड़ पदार्थ है, महल ने क्या बिगाड़ा, न तो ये आपका कोई अहद कर सकता है, ना कुछ कर सकता है। इसको खड़ा रहने लीजिए, चाहे आप ही इसमें निवास कर लीजिए। इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा। क्यों, क्योंकि मेरा इसी महल में बचपन बीता है, इसके प्रत्येक स्थान से मुझे प्रेम है और मैं चाहती हूँ कि खड़ा रहे, चाहे आप क्रांतिकारियों को कितना भी मार दें। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा, कर्तव्य के अनुरोध से मुझे मकान गिराना है। सेनापति ने बालिका से दुखी होकर कहा, ये बालिका, मैं तुम्हारी बात मान लेता, लेकिन मेरे ऊपर जो आदेश है, सरकार का आदेश है कि इसे गिराना है तो मुझे गिराना ही पड़ेगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताती हुए कहा। जब देखा कि जनरल कह रहा कि नहीं मैं इसे गिरा कर ही रहूँगा, तब उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। यानी जनरल का नाम क्या था, हे। तो बच्ची ने कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी, यानी उसकी पुत्री का नाम था मेरी, और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। अर्थात आपकी पुत्री मेरी और मेरा बहुत ही गहरा संबंध था। हम दोनों पक्के मित्र थे, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। कई वर्ष पूर्व
मेरी मेरे पास बराबर आती थी और मुझे जैसे कहती थी। यानी कई बार से पूरी जब हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे तो वो मेरी पक्की सहेली थी, मेरे यहाँ आती रही, मैं भी उसके यहाँ। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के समान ही मानते थे। अर्थात उस समय भी आप जब हमारे नाना साहब थे मिलने आते थे और मुझे भी अपनी पुत्री के समान मानते थे और उसी के समान ही प्यार करते थे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए। ऐसा लगता है कि पुराने दिनों की याद आप भूल चुके हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हूँ। आपकी पुत्री, जिसका नाम मेरी था, वो मर चुकी है। जब मुझे ये समाचार ज्ञात हुआ तो मैं बहुत दुखी हुई। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक और उसका लिखा हुआ एक पत्र मेरे पास अभी सुरक्षित है। अर्थात मैं अपनी सहेली की याद हमेशा रखती हूँ। यह सुनकर सेनापति के खुश हो। पहले तो वो साधारण लड़की समझ रहा था, लेकिन जब उसने अपना परिचय दिया वो भी आश्चर्य में आ गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को और जब उसने इतना परिचय दिया तो वो भी उस बालिका को पहचान गया और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। बोले, अरे आप तो नाना साहब की पुत्री मैना हो। सेनापति एक को क्षण ठहरकर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना। बोले, हाँ जब मैं यहाँ आया करता था आपके पिताजी से मिलने और अपनी पुत्री के समान ही मानता था, आज मैं तुम्हें पहचान गया कि तुम मैना ही हो। किंतु मैं सरकार का नौकर हूँ। बोले, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भी सरकार का नौकर हूँ, अंग्रेजी सरकार की नौकरी कर रहा हूँ। वो जो हुक्म देंगे मुझे मानना पड़ेगा, उसकी आज्ञा मैं नहीं टाल सकता। बोले, जो उन्होंने आदेश दिया उनको तो मुझे पूरा करना होगा। तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा। फिर भी जब तुम मेरी पुत्री की सहेली हो तो मैं प्रयास करूंगा कि शायद इस महल की रक्षा हो। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहां आ गए। तो चारों तरफ घूमते हुए उनके प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहां आ गए। उन्होंने भी देखा क्या, और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, उन्होंने डांटकर सेनापति हे से कहा, क्या नाना का महल अभी तक तो उससे क्यों नहीं उड़ाया गया? बोले, अब तक तो उसको ढेर हो जाना चाहिए, मिट्टी में मिल जाना चाहिए, अभी तक आपने महल को ढेर क्यों नहीं किया? इसी हाँ सेनापति तो हे ने विनयपूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ। बोले, मैं भी इसी को उड़ाना चाहता था, तो चिंता है मुझे कि महल इतना सुंदर है, क्यों टूटा जाए और इसे रहने के लिए अपने अंग्रेजों के लिए हो जाएगा। लेकिन किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना साहब का महल बच सकता है? बोले, ये महल बचा रहने दो, इसमें किसी का भी निवास हो सकता है। आउटरम, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। अर्थात गवर्नर जनरल जब तक ये आज्ञा न दे तब तक हम इस आज्ञा को नहीं टाल सकते। उनकी आदेश का हमें पालन करना होगा। जब वो आदेश देंगे तब इसको टाला जा सकता है। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक, यानी अंग्रेज लोग नाना साहब से बहुत क्रोधित थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सी विध्वंस किया है, चारों ओर अपने क्रांतिकारियों का दल फैला दिया है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव। अर्थात उन्होंने इतने क्रांतिकारी तैयार किए हैं कि हमारे अधिकारी इतने क्रोधित हैं तो उनके महल को बचाना असंभव। सेनापति हे ने फिर प्रार्थना की, लॉर्ड केनिंग गवर्नर जनरल को इस विषय का एक तार दें। बोले, जो अपने सबसे बड़े अधिकारी लॉर्ड केनिंग हैं, उन्हें इस संबंध में एक तार भेज देना चाहिए कि महल को यदि आप सुरक्षित रखें तो आपके लिए काम नहीं आएगा। तो आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? जो उनका बड़ा अधिकारी था उसने पूछा, आप ऐसा बार बार क्यों कह रहे हैं? अरे ये तो नाना साहब का, मैंने इसको उड़ा देना चाहिए,
तुम्हारा क्या उद्देश्य है जिसके कारण ये बार बार आप इसे बचाने की बात कह रहे हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। बोले हमारे अधिकारी इतने क्रोध है कि इसको महल को भी नष्ट करना है और नाना साहब की पुत्री को गिरफ्तार करके उनके सामने प्रस्तुत करना है। इसके ऐसा किए बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तो सेनापति है मन में दुखी होकर वहां से चला। अब सेनापति क्या करता, उसका बड़ा अधिकारी भी कह रहा है, उसके मन में था कि मैं अपनी पुत्री के समान एक दूसरी पुत्री की रक्षा कर सकूं, क्योंकि मेरी पुत्री तो मर चुकी है, कम से कम इसी का स्नेह प्राप्त कर सकूं। लेकिन बेचारा मजबूर था, क्योंकि जब बड़े अधिकारियों का होता तो छोटा अधिकारी उसमें कोई भाग नहीं ले सकता। तो इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर किया। पर जो उनका बड़ा अधिकारी आया था आउटरम, उन्होंने चारों ओर नाना का महल घेर दिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर, जो फाटक लगा हुआ था बड़ा भारी लोहे का, उसको तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर और मैना को खोजने लगी। अर्थात मैना उस समय सीधे भाग गई थी वहां से। जब देखा कि ये है, उसी समय ये बात कर रहे थे, मैना वहां से भाग गई। अब उन्होंने पूरे महल में उसे खोजा, किंतु आश्चर्य कि सारे महल का कोना कोना छान डाला, पर मैना का पता नहीं लगा। और उन्होंने एक एक कमरे देख डाली महल में, इधर से ऊपर से नीचे से चारों तरफ उन्होंने लिखा, लेकिन मैना का कहीं पता नहीं। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक ताला, शाम के समय उनके बड़े अधिकारी जो लॉर्ड कैनिंग थे, उनका एक समाचार आया क्या, जिसका आशय इस प्रकार था। लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया गया। अर्थात वहां से यह आदेश आया कि जो भी नाना साहब का स्मृति चिन्ह भी हो, महल तो बड़ी चीज है, उस तक को भी नष्ट कर दिया जाए, जिससे देखकर क्रांतिकारी पुनः क्रांति का आह्वान न कर सके। इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जब तक वहां से जो आज्ञा आती है उसी का हमें पालन करना होगा, उसके विरुद्ध हम कुछ कार्य भी नहीं कर सकते। उसी समय क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के इस विशाल राजमंदिर पर तोप के गोले बरसे। जब वहां से ऐसा तार आया तो चारों ओर सेना लगी हुई थी, तोप लगी हुई थी। जैसे उन्हें मालूम हुआ कि उनकी कोई भी इसमें चिन्ह को न छोड़ा जाए, तो अंग्रेजों ने उस महल पर गोले बरसाने आरंभ कर दिए। जो विशाल सुंदर महल बना हुआ था वो क्षण में ही छूट गया। अर्थात घंटे भर भी महल मिट्टी में मिला दिया। चारों तरफ से जब गोलों की बरसात हुई तो बड़े बड़े खंडर टूटकर वो संपूर्ण महल मिट्टी में मिल गया। तो लेखिका यहाँ स्पष्ट करती है कि जनरल आउटरम के ऊपर डिवीजन का कोई असर नहीं। उसने हे से कहा कि आखिर वह ऐसा क्यों चाहता है, जबकि लॉर्ड कैनिंग की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। लेखिका बताती है कि ठीक उसी समय नाना साहब के राजप्रसाद पर की गोली बरसने लगी और घंटी भर में वो नहीं थम। उस समय लंदन के प्रसिद्ध टाइम पत्र में 6 सितंबर को यह लेख लिखा, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भूषण हो। यानी संपूर्ण अंग्रेज जिनसे बहुत ही नाराज थे, तो भारत सरकार आज भी उनको नहीं पकड़ सके, अर्थात नाना साहब को भी नहीं कर पाए कि वो किस वेश में। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना। अब वहाँ के लोगों का प्रण था कि जब तक हम लोगों के शरीर में खून है, तो हमारे यहाँ जो रक्तपात किया जाए उसका बदला लिए बिना हम नहीं रह सकेंगे। तो उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में
सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी, यानी जो बड़ी उनकी संसद थी उसमें टॉमस हे ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट को पढ़कर सभी संसद हंसने लगे। क्या थी वो? जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात, उन्होंने कहा था कि आपने उनका राजमहल और संपूर्ण क्रांतिकारियों को मार डाला, लेकिन इस नाना साहब की पुत्री जो कि बहुत छोटी, बोले मार बालिका को मारने से क्या, उसने क्या अपराध किया है? केवल उसका अपराध इतना है कि वो नाना साहब की पुत्री है। इस विषय में उसने वहां की संसद को लिखा था कि इस नाना साहब की पुत्री को छोड़ दिया जाए या क्षमा कर दिया। तो हे के लिए निश्चय की एक कलम की बात, अर्थात हे जो एक अंग्रेज अफसर था, संपूर्ण अंग्रेज जाति जिसके मारने की भयंकर क्रोधित थी, और एक अंग्रेज उस कन्या के लिए ऐसा लिख रहा है, तो ये अंग्रेजों के बीच में उसके लिए शर्म की बात है। अर्थात हे को वहाँ बहुत ही शर्म झेलनी पड़ी, जिस पर नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया था, उसकी कन्या के लिए था। जिस नाना साहब के क्रांतिकारियों ने जिन अंग्रेज सरदारों, उनकी बालिकाओं, पुत्रियों का भी वध किया था, बोले उसके लिए ये क्षमा मांग रहे हैं। ये सबसे बड़ी ही बात है। तो जिसने अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए। तो उन्होंने कहा कि छोटी सी बालिका के सौंदर्य में लिप्त होकर ये अपना कर्तव्य भूल गए कि अंग्रेज होकर एक भारतवासी यानी क्रांतिकारी की कन्या को बचाना चाहते हैं। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या अथवा अन्य कोई संबंधी जहाँ मिले उसे मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है, उसकी उन्हीं के सामने फांसी लटका देना चाहिए। बोले जिसको छोड़ने के लिए कह रहे हैं, उन्हीं के सामने इसको फांसी पर लटका दो। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशेष प्रसाद के भीड़ पर बैठे हुए, यानी 57 के सितंबर मास में जो महल गिराया गया था उसके जो खंडर पड़े हुए थे, तो चांदनी रात में एक स्वच्छ वस्त्र पहने एक लड़की उस खंडर पर रुक गई। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी हुई थी, यानी वहाँ सेना भी ठहरी हुई थी, क्योंकि जैसे अंतिम समय फांसी दी जाती है तो उसको कहा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो अंतिम इच्छा के लिए उसे वहाँ पर लाया गया था, अपनी जन्मभूमि पर कुछ देर विश्राम कर। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज सुनकर उठ गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद करार रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह, यह नाना साहब की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी को न देखती थी। उसने सुना कि अंग्रेज आए, कि उसका जनरल आया, कि हमें पकड़ना चाहते, मैं यहाँ से भाग। उसने कोई हरकत न की, वो केवल खंडर पर बैठी हुई रोती रही। तो अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी नहीं डरी। सैनिकों ने उसे घेर लिया, उसे जरा भी डर लगी, वो नहीं डरी। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया है। तुम बढ़कर बात हो गिरफ्तार कर। मैंने उसके मुंह की ओर देखकर आत्मस्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए, जिससे आज मैं यहाँ जी भर कर। उसने समय मांगा कि हाँ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ समय दो कि मैं अपनी बचपन की यादों करके यहाँ रो, जिसके कारण मेरा मन संतुष्ट होगा। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी न, अर्थात उस खंडहर पर बैठकर उसे रोने भी नहीं दिया। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर।
लेखिका यहाँ बताती कि उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध पत्र टाइम्स में छपा कि यह बड़े दुख की बात है कि नाना साहब को नहीं पकड़ा गया, जिसके कारण पूरी अंग्रेज जात का भूषण हुआ। वे अंग्रेजों के कानपुर में हुई हत्याकांड की हर कीमत पर बदला ले, अर्थात क्रांतिकारियों ने कानपुर में अंग्रेजों को इतना मारा था जिसके कारण नाना साहब से वो सभी अंग्रेज छिड़े हुए थे, और इसी कारण कह रहे थे जब तक बदला नहीं है नाना साहब को छोड़ेंगे। सेनापति हे ने नाना साहब की बेटी पर दया करने संबंधी जो रिपोर्ट सरकार को दी थी, तो उसे लंदन स्थित हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हंसी का पात्र बना, अर्थात वहाँ पर एक जनरल हे की हंसी हुई। हे पर आरोप लगाया गया कि वे बूढ़े होने के कारण बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य किया। वो कहते हैं कि उस बालिका के सौंदर्य में देखकर शायद उन्होंने अपना कर्तव्य भूल गए, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि वो उनकी पुत्री के समान थी। सभा ने निर्णय दिया कि नाना साहब के पुत्र पुत्री तथा अन्य सगे संबंधियों को भी मार डाला, केवल पुत्र पुत्री को नहीं उनके संबंधियों को भी मार डाला जाए। अंग्रेजों ने ऐसा आदेश सुनाया। उन्होंने निर्णय देते हुए कहा कि बालिका मैना को सेनापति हे के सामने ही फांसी पर लटका देना चाहिए। लेखिका बताती है कि आधी रात के समय जब नाना की कन्या मैना टूटे हुए महल की अफसोस पर बैठकर रो रही थी, जनरल आउटरम वहां आ गया। उसने मैना को गिरफ्तार कर सरकारी फरमान सुनाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। मैना ने उस प्रसाद के निकट बैठकर जी भर रो लेने की प्रार्थना की, पर उस निर्दयी ने मैना की एक न सुनी। उसने मैना को बंदी बना दिया और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर चुके। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनवीस के वाखर पत्र में छपा, कल कानपुर के किले में भीषण हत्याकांड, नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर दी। अर्थात भीषण अग्निकांड हुआ। वहाँ फांसी देने का ये था कि उन्होंने अग्नि जलाई चारों और जलती हुई चिता में जीवित कन्या को फेंक दिया। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देखकर सबने उसे देवी समझकर पढ़ा। छोटी सी कन्या थी, जलती हुई अग्नि में डाल दिया, तो जो वहाँ के नगर निवासी देख रहे थे उन्होंने उसे देवी समझकर प्रणाम किया, अर्थात श्रद्धा सुमन बरसाए। पाठ के अंतिम अंश में एक समाचार पत्र वाखर में छपी खबर का हवाला देते हुए लेखिका ने मैना के जीवन के अंत की करुण कहानी बताई। लेखिका कहती है कि अगले दिन भी महादेवी चिटनवीस के पत्र वाखर में छपा कि कानपुर के किले में हुए अग्निकांड में नाना साहब की पुत्री मैना को जलाकर मार डाला। सभी ने शांति और सरलता की मूर्ति उस बालिका को देवी समझकर प्रणाम किया। इस प्रकार स्वाधीनता की महायज्ञ में स्वाभिमानी देशभक्त मैना ने अपने जीवन किया। कहने का ये मतलब है कि स्वाधीनता के लिए उस समय लोग जलती हुई चिता में जलने से नहीं करते, उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता था, किंतु वो अपने देश के बलिदान के लिए सब कुछ करते थे। यही इस पाठ में समझाया गया। हमने अपनी बारी को विराम देता हूँ।